हमने कल हिंदी के निर्माण की प्रक्रिया पर बात की और हिंदी के आविर्भाव और खड़ी बोली और तमाम पत्र पत्रिकाओं का योगदान और सरस्वती से लेकर फोर्ट विलियम कॉलेज तक ने किस प्रकार से हिंदी को निर्मित करने में अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र का इस भाषा के निर्माण में कितना बड़ा योगदान था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 और उनकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। मात्र 35 वर्ष की उम्र में इस शख्स ने जितना अधिक और जितना प्रभावी काम किया और जितनी चेतना के साथ काम किया वो वाकई लाजवाब है। भारतेंदु जी ने नाटकों से जिस प्रकार का प्रभाव पैदा किया और नाटक जैसी विधा को जितना लोकप्रिय बनाया और उस विधा ने जिस तरह से समाज में चेतना पैदा करने का काम किया वह अपने आप में एक उल्लेखनीय कार्य है। क्योंकि भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि गद्य देखिए गद्य का आविर्भाव एक बहुत बड़ी घटना पहले ही शुक्ल जी ने भी कहा है और पूरा भारतीय समाज इस बात को समझ सकता है कि जब हमारे पास गद्य नहीं था तो गद्य का आना कितना ज़रूरी था। क्योंकि गद्य ही जीवन संघर्ष की भाषा को अभिव्यक्त कर सकता है और गद्य के बगैर कोई भी साहित्य अपने आप को स्वर्णिम या समाज के यथार्थ की अभिव्यक्ति का साहित्य नहीं कह सकता है। इसलिए गद्य का आना बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसने कविता, कहानी, नाटक, निबंध जैसी तमाम विधाओं को जन्म दिया और इन तमाम विधाओं ने हमारे समाज के तमाम तरह के अंतर्विरोधों को, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उन सभी चीज़ों को अलग अलग तरह से अलग अलग तरह के नैरेटिव में अभिव्यक्त करने का काम किया। और पिछले 150 साल के इतिहास को जब आप उठा के देखेंगे तो उसमें कितने ही महान रचनाकार हमारे सामने हैं। और आज हमारी हिंदी भाषा का जो साहित्य है वो विश्व स्तर का साहित्य है। तो उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया, संघर्ष किया, त्याग किया और इस भाषा को स्थापित करने में, इस भाषा के स्तर को बढ़ाने में जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया वो वाकई हमारे लिए काबिल तारीफ़ है। और आज हम सच में इस भाषा के साहित्य पर गर्व कर सकते हैं, अभिमान कर सकते हैं और हम उस चेतना को समझ सकते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य को अनेक रूपों, निबंध, नाटक, इतिहास, आत्मकथा, उपन्यास, इतिहास, यात्रा वर्णन आदि में ढाला। इससे पूर्व इन विधाओं का आविर्भाव नहीं हो पाया था। इस समय तक गद्य का योग इस योग्य हो चुका था कि वह जनता की चित्तवृत्तियों को नए रूप रंगों में रचनात्मक स्तर पर रूपांतरित कर सके। तब देखिए आचार्य शुक्ल ने ही चित्तवृत्ति शब्द का बहुत इस्तेमाल किया अपने साहित्य के इतिहास में। वो कहते हैं कि जैसे ही चित्तवृत्ति बदलती है समाज की, वैसे ही साहित्य की चेतना और इतिहास का स्वरूप बदल जाता है। तो भारतेंदु से पहले हम जाएंगे जो भक्ति काल में और रीति काल में, तो सिर्फ कविता जैसी विधा थी, है ना, सिर्फ वर्ष ही था, प्रोज हमारे पास नहीं था। तो सिर्फ कविता में बात कहना जितना आसान है उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि गद्य जीवन के उन तमाम लयों को, उन तमाम अंतर्विरोधों को जितनी स्पष्टता से संपादित करता है शायद कविता उतना नहीं कर पाती है। नाटक को छोड़कर अन्य सभी विधाएं नई थी। हिंदी निबंधों को ठेठ हिंदी का ठाठ कहा जा सकता है। उपन्यास, कहानी बांग्ला से प्रभावित थे। कविता, नाटक की परंपरा काफ़ी लंबी थी, पर निबंध तो इस माटी की नई उपज थी। उन्होंने हिंदी भाषा भाषी लोगों को माटी की गंध, स्वच्छंदता और यथार्थ के दर्शन होते हैं। और कह रहा है कि निबंध जैसी विधा, इसको हम आर्टिकल कहते हैं, ऐसे कहते हैं, उस विधा ने क्या किया कि उस विधा में इतने सारे स्कोप है कि उस विधा में आप हर विषय को लेकर चुन सकते हैं और विषय को अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब नई जेनर आती है तो किस प्रकार से नए कथ्य और शिल्प दोनों ही लेके आती है। तो नामवर सिंह कहते हैं कि मतलब हर नई विधा अपने रूप के साथ आती है। तो जब वो नई विधा आएगी तो एक नया चीज़ भी हमारे साथ लेके आएगी। तो निबंध जैसी विधा जब आती है हमारे सामने तो उसने किस तरह से समाज के और राजनीति के उस नैरेटिव को समझ करके एक नई भाषा के साथ उसको अभिव्यक्ति दी और उसने जनमानस की चेतना को प्रभावित करने का काम किया, ये उसका बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु के व्यक्तित्व में फक्कड़पन और मस्ती भरी हुई थी। वे इतिहास प्रसिद्ध अमित चंद के वंशज और काशी के सुप्रसिद्ध रईस गोपाल चंद के पुत्र थे। वे जुगर, जा रे आपना, चले हमारे साथ के अनुयायी थे। यदि अमित चंद ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद को स्थापित करने में सहायता पहुंचाई तो भारतेंदु ने उस उपनिवेश के विरुद्ध वैचारिक ज़मीन तैयार की। वे अपनी छोटी सी जिंदगी में अमित चंद के कृत्यों का प्रायश्चित करते रहे। यदि एक ओर उसमें आभिजात्य का संस्कार था तो दूसरी ओर उसे फेंक कर जनता के साथ एकीकृत होने की क्षमता, अंतर्विरोध उनमें है, एक तरह से अंतर्विरोध पुंज है।
वे विशिष्ट भी थे और सामान्य भी, राजभक्त भी थे और देशभक्त भी, सनातनी वैष्णव भी और आडंबर विरोधी भी, कर्मकांड समर्थक भी और ईश्वरवादी भी और निरीश्वरवादी भी, परंपरावादी भी थे तो आधुनिक भी थे, कविता में खड़ी बोली के समर्थक थे और गद्य में खड़ी बोली के प्रयोग के हिंदूवादी भी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी, ग्रस्त भी थे तो अग्रस्त भी। इस प्रकार के अंतर्विरोध उनके अपने युग के थे। अंतर्विरोधों का होना स्वाभाविक था, उनका न होना भी अविस्मरणीय होता है ना। देखिए भारतेंदु के व्यक्तित्व को आप समझेंगे तो किस प्रकार से उनके पिता एक बहुत बड़े रईस थे और कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु उस अभिजात वर्ग में पैदा होकर भी किस प्रकार से उसके खिलाफ चल रहे थे। और हर इंसान के व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू होते हैं और उसमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का हमेशा योगदान होता है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमेशा उसकी चेतना को निर्मित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो साहित्य को समझने की ये भी एक लय है कि किस प्रकार से जो उस अभिजात वर्ग में पैदा होकर भी उसके खिलाफ एक उसके मन में विद्रोह है, घृणा है, कहता है कि शोषण पर पड़ा हुआ जो साम्राज्य उसको किस प्रकार से खारिज किया जाए। तो भारतेंदु के व्यक्तित्व में इस प्रकार के अंतर्विरोध देखे जा सकते हैं कि वो लोक में भी है तो अभिजात में भी है। तो ये जो चीज़ें थी वो उनके व्यक्तित्व में झलकती भी है और एज ए साहित्यकार के रूप में और एज ए व्यक्ति के रूप में वो उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। और किस प्रकार से उस लेदर को या उस कलेवर को उतार फेंकने का भी वो लगातार प्रयास करते हैं। तो इस लिहाज से भी भारतेंदु के व्यक्तित्व को हम समझ सकते हैं। उन्होंने कई प्रकार के निबंध लिखे, ऐतिहासिक, पुरातत्वात्मक, धार्मिक, आख्यानात्मक, साहित्यिक, भाषापरक, यात्रापरक, जीवनीपरक, विचारात्मक। इसको समस्त देखते पर उनके अंतर्विरोधों और उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को देखा जा सकता है। साहित्यिक निबंधों को छोड़कर शेष निबंधों को विवरणात्मक कहा जाएगा। किसी भी समाज के लिए वे धर्म के आवश्यक मानते हैं और तदी समाज में उसके आडंबर का विरोध करते हैं, किंतु धार्मिक निबंधों में बाह्य आडंबर का समर्थन भी करते हैं, जैसे कार्तिक, कर्म विधि, माघ स्नान आदि। बलिया के व्याख्यान में वे विधवा विवाह को धर्म सम्मत मानते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं। अत अंग्रेज स्वतंत्र लिखते हैं और पांचवा पैगंबर में उन्हीं का विरोध करते प्रतीत होते हैं। पर इन अंतर विरोधों में धर्म के प्रति उनकी मूल अवधारणा थी, वो प्रगतिशील थे। अब देखिए हर रचनाकार के भीतर अपने युग के अंतर्विरोध होते हैं। कई बार उसके ऊपर सामाजिक दबाव होता है, कई बार उसके ऊपर राजनीतिक दबाव होता है। तो उन तमाम अंतर्विरोधों को भी हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो भारतेंदु के साथ भी यही था और ये कह सकते हैं कि वो अपने युग की जो सर्वोत्तम प्रगतिशील चेतना थी उसके साथ ही खड़े थे। बाकी बहुत सारी कमियां इंसान में होती है और वो भी एक इंसान ही थे तो उनके अंदर भी बहुत सारी कमियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत दूरदर्शा का मुख्य दायित्व धर्म पर ही है। सत्यानाशी फौज के हरावल में धर्म है के अनेक अंग, अस्पृश्यता, जाति भेद, विधवा विवाह निषेध, विदेश यात्रा की मनाही आदि सम्मिलित है। मुसलमानी राज्य की सफलता और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में भी धर्म की घृणास्पद भूमिका रही है। भारत वर्ष का प्रकृत वैष्णव धर्म वैष्णवता है। वैष्णवता और भारतवर्ष में इसकी उद्धारता परिवर्तित पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि कालांतर में लोगों ने खान पान आदि में ऐक्य हो गया, किंतु ब्राह्मणों की संकीर्णता के कारण उनमें पुनः भेदभाव आ गया। वे मुसलमानी साम्राज्यवाद के वैसे ही विरोधी थे जैसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के। बादशाह दर्पण में लिखा कि बांग्या आया गुलिस्तां में की तो याद आया जो कोई आया तेरी जान को जल्लाद आया। वे आगे लिखते हैं कि मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी क्षय का है। वे मुसलमानी राज्य की अपेक्षा अंग्रेजी राज्य को ज़्यादा उदार समझते हैं, पर चूँकि मुसलमान यहाँ बस गए थे इसलिए यहाँ का धन यहीं रह गया था। अंग्रेज यहाँ का धन विदेश ले गए और देश को दरिद्र कर गए। वे अकबर के गुणों के प्रशंसक थे। मुसलमानी साम्राज्य का विरोध करने के कारण जो लोग उनमें इस्लाम विरोधी सूंघ लेते हैं उन्हें अपनी नाक की दवा करानी चाहिए। मुसलमानों ने मंदिर अवश्य तोड़े पर मंदिरों के लिए अनुदान भी दिए। मोहम्मद, बीबी फातिमा, अली, इमाम हसन और हुमाम हुसैन को पंच परमात्मा कहते हैं। हिंदी की कुरान शरीफ लिखकर वे इस्लाम के प्रति अपना सम्मान भी प्रदर्शन करते हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलू हैं भारतेंदु जी के और इनको हम उनके हिसाब से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए उनके अंदर क्या क्या कमियां थी वो सब में होती है और साम्राज्यवाद का पूरा विरोध करते हैं वो जो दिखता है। लिबरल शब्द का उस समय प्रचलित हो चुका था। स्वर्ग में विचार सभा में वे कंजर्वेटिव और लिबरल का प्रयोग करते हैं। कंजर्वेटिव दल में इंद्र देवता, बंगाल के जमींदार, याज्ञवल्क्य, ऋषि, स्मृतिकार आदि सम्मिलित थे। लिबरल दल में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग सम्मिलित थे। दयानंद सरस्वती और केशवचंद्र सेन भी इसी दल में थे।
इन दोनों में भी केशव अधिक लिबरल थे। भारतेंदु की सहानुभूति केशव के साथ थी। वे सभी धर्मों और संस्कृतियों का मेलजोल और राष्ट्रीय जागरण और एकता को पैदा करना चाहते थे। स्वदेशी के प्रयोग पर उन्होंने काफ़ी बल दिया, पर इसके पहले बंगाल के स्वदेशी के पक्ष में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका था। अपनी भाषा के प्रति उन्हें विशेष प्रेम था। उन्होंने कहा भी था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, मैं उनका कहना था कि परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत करो, है ना। तो ये उस समय का विचार था कि किस प्रकार से परदेशी भाषा और परदेशी वस्तुओं को छोड़ करके अपनी भाषा में आपको आना चाहिए। और भारतेंदु जैसा कि उसमें गद्य के निर्मित होने का समय भी था और भारतीय चेतना अपने एक संक्रमण के दौर से भी गुजर रही थी, तो ये सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व में भी जाहिर सी बात नज़र आती है। जब बाकी तमाम रचनाकारों और लेखों में दिखती है तो उनमें दिखना कोई बुरी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे थे और लिख रहे थे कि कैसे हम अपने समाज को अपने भीतर की जड़ता और इस ठहराव को कैसे गति पैदा करें और एक बदलती हुई दुनिया और ज़माने के साथ आगे बढ़ें और ज़िंदगी को बदलें और समाज को बदलें। तो भारतेंदु के साहित्य को ज़रूर पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से उनके नाटकों को, और उनके व्यक्तित्व से और उनके कृतित्व से हम जितना सीख सकते हैं वो हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो धन्यवाद करूँगा और कल हम दूसरे चैप्टर में अगली बात करेंगे। तो शब्बा खैर, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मस्त रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। हम और भी नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे।